नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात शरद पवार के चक्रकाल में फंसे उद्धव की, जिन्होंने अब साफ कर दिया है कि वो विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। फिर बात करेंगे दिल्ली पुलिस के चक्रव्यूह में फंसे मोहम्मद जुबैर की, जिसे दिल्ली की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लिबरल गैंग ने उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ छाती पीटनी शुरू कर दी है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे गुजरात दंगों के चक्रकाल में फंसी धोखेबाज तीस्ता सीतलवाड़ की, जिसके काले कारनामों के राज परत दर परत अब खुलते जा रहे हैं। चौथी और आखिरी खबर की बात करेंगे सियासत के चक्रकाल में फंसे भगवंत मान की, जिनकी पुलिस ने फिर नया कांड कर दिया, जिसके बाद भगवंत मान के लिए फिर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की, और सबसे पहले बात शरद पवार के चक्रकाल में फंसे उद्धव ठाकरे की, क्योंकि वो अब ना घर के रहे हैं ना ही घाट के। एक तरफ शिंदे हैं तो एक तरफ बीजेपी। शिंदे ने उद्धव की पार्टी का समर्थन अपने पाले में कर लिया है, तो बीजेपी को भी शिंदे गुट का समर्थन लगभग मिल गया है। अब इस मामले में एंट्री केवल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की बाकी है, क्योंकि जल्द ही फ्लोर टेस्ट होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। बीजेपी के महाराष्ट्र में सरकार बनाने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, और इसके लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी भी कर ली है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जल्द मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें शिंदे कैंप का समर्थन बीजेपी को दिए जाने पर मंथन होगा। साथ ही अब तक तो उद्धव ठाकरे अपनी तीखी बयानबाजी और धमकियों से एकनाथ शिंदे पर वार कर रहे थे, लेकिन अब बहुत जल्द शिंदे राज्यपाल के पास जाकर इस मामले में फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं, और इसी बात से उद्धव ठाकरे बेचैन हैं। कल तक तो उद्धव ठाकरे शिंदे गुट के 20 विधायकों के संपर्क में होने के दावे कर रहे थे। बागी विधायकों के दफ्तर में शिवसेना के गुंडे तोड़फोड़ मचा रहे थे। शिंदे को चुनौती दे रहे थे कि वो बाला साहेब के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, दम है तो वो अपने पिता के नाम पर वोट हासिल करके जीत के दिखाएं। उन्हें कार्रवाई की, बर्खास्त किए जाने की धमकी दी जा रही थी, लेकिन आज यही उद्धव ठाकरे बागी विधायकों के सामने गिड़गिड़ाकर उन्हें वापस बुला रहे हैं, खुद को उनका अभिभावक बताकर बैठक के इस मामले में हल निकालने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये जरूर उठ रहा है कि कल तक तो उद्धव ठाकरे बागियों पर गर्म हो रहे थे, तो आज ऐसा क्या हो गया कि वो नर्म पड़ गए। इसका सीधा कारण है फ्लोर टेस्ट जीतना। अब तक तो राज्यपाल के पास जाके किसी भी गुट की ओर से बहुमत होने का दावा नहीं किया गया है, लेकिन जिस वक्त ऐसा हुआ तो फ्लोर टेस्ट होगा, और उसमें उद्धव को हार का मुंह देखना पड़ेगा, जिससे कुर्सी भी जाएगी और सत्ता भी। जाहिर सी बात है, उद्धव और उनके नेता कितना भी बहुमत अपने हाथ में होने का दावा कर लें, लेकिन असल बात तो यह है कि उद्धव की सरकार विधायकों की बगावत के बाद अल्पमत में आ गई है। वहीं उद्धव के दोस्त और महाविकास अघाड़ी के होस्ट शरद पवार ने भी उनके साथ गेम करते हुए साफ कर दिया है कि वो विपक्ष में बैठने को तैयार है, जिससे उद्धव ठाकरे शरद पवार पर अब कितना भी भरोसा कर लें, लेकिन वहां से उन्हें धोखे के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बीजेपी ने भी अपने विधायकों को महाराष्ट्र के आसपास रहने के लिए कहा है, जिससे फ्लोर टेस्ट में बीजेपी के सभी विधायक पहुंच सके। ऐसे में उद्धव ठाकरे की जमीन पूरी तरह से हिल चुकी है, और अब उनके पास गिड़गिड़ाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। लेकिन इसका भी अब कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस बार उद्धव की हार लगभग पक्की हो चुकी है। यहां उद्धव ने जिनको अपना समझा, उन्होंने ही ठाकरे की पीठ में छुरा घोंप दिया। तो नुपुर शर्मा के खिलाफ मुसलमानों को उकसाने वाले ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, और वहां से उसे कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले उसे 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया था, जिसके लिए उसे गिरफ्तार करने से पहले नोटिस भेजा गया था। अब 2018 का यह मामला है, जिसमें उसने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था, जिसके तहत जुबैर ने हनुमान जी को हनीमून से जोड़ा था। हिंदू धर्म में हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा गया है, और जुबैर की इस हरकत को एक समाज की भावनाओं को भड़काने वाला बताया गया है। इसके अलावा इस पर घृणा फैलाने का भी आरोप है,
जिसके तहत कहा गया है कि मोहम्मद जुबैर ने जानबूझकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले पोस्ट किए हैं ताकि समाज की शांति भंग की जा सके। ऐसे में जब जुबैर को गिरफ्तार किया गया तो ना तो वो पुलिस के साथ सहयोग कर रहा है, ना ही अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सबमिट कर रहा है और ना ही जरूरी कागजातों पर हस्ताक्षर कर रहा है। इसने पुलिस के सामने नया ड्रामा शुरू कर दिया है कि 2018 में जिस फोन से उसने ये ट्वीट किया था वो खो गया और जिस वक्त इसकी गिरफ्तारी हुई उसी दौरान ये पुलिस के सामने अपने फोन को फॉर्मेट करके लेकर पहुंच गया, क्योंकि सबूत के लिए गैजेट्स और मंशा बहुत ज्यादा अहम है। अब जुबैर की गिरफ्तारी पर पूरे लिबरल गैंग ने छाती पीटना शुरू कर दिया है। राणा आयुब हो, कांग्रेस पार्टी हो या वामपंथी मीडिया, रो रो कर सभी ने ये आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं कि जुबैर को सत्ता के सामने सच्चाई बोलने पर निशाना बनाया जा रहा है। जो ट्वीट्स उसने किए हैं उसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है। यह आजाद देश है और लोग जो चाहें बोल सकते हैं। आजाद देश है तो आजादी के नाम पर केवल हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाएगा। और अगर यही आजादी का हवाला देते हुए नुपुर शर्मा के पैगंबर पर दिए गए बयान को जस्टिफाई किया जाए तो ये कट्टरपंथी, ये वामपंथी मीडिया उसे एक धर्म को निशाना बनाकर रोना रोने लग जाते हैं। जुबैर करे तो उसके लिए रिहाई और नुपुर करे तो उसके लिए फांसी। सही लॉजिक है। ऐसे ही फर्जी संगठन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी छाती पीटना शुरू कर दिया और अपनी हिपोक्रेसी उजागर की है। जुबैर की गिरफ्तारी की इस फर्जी संगठन ने निंदा की है और साथ ही जल्द से जल्द उसकी रिहाई की मांग की है। ईजीआई ने साफ तौर पर यह कहा है कि जुबैर ने फेक न्यूज को चिन्हित करने में उदाहरण पेश करने वाले कार्य किए हैं और दुष्प्रचार अभियानों को काटा है। टीवी पर सत्ताधारी पार्टी की एक प्रवक्ता के जहरीले बयान का खुलासा किया है, जिस कारण उसके साथ ये सब किया जा रहा है। ईजीआई का ये स्टेटमेंट उस जुबैर के लिए आया है जिसने खुले में इस बात की घोषणा की है कि वो एक पत्रकार है ही नहीं। अर्नब गोस्वामी ईजीआई के लिए पत्रकार होते हुए भी पत्रकार नहीं है। तभी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सिलेक्टिव आउटरीच का एक बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है, जहां वो खुद चुनता है कि कब किसकी गिरफ्तारी को छिपाना है और किसे उठाना है। जिस तरह इस संस्था ने जुबैर को अपना समर्थन दिया है, उसके बाद अब बताएं क्या यह संस्था जुबैर के हिंदू देवी देवताओं वाले ट्वीट्स और पोस्ट का समर्थन करता है? अगर ऐसा है तो ईजीआई खुलेआम खुद को हिंदू विरोधी घोषित कर दे। जब अर्नब को जबरन घर से पुलिस उठा ले गई, उन्हें जेल में प्रताड़ित किया गया, उनके परिवार को परेशान किया गया, तब संस्था ने अर्नब की रिहाई की मांग नहीं की, बस ये कह दिया कि पुलिस उनके साथ सही से पेश आए। और जुबैर के मामले में ईजीआई खुद जज बन के बैठ गया। अब सवाल उठता है कि जो खुलेआम खुद को पत्रकार नहीं मानता, उसकी रिहाई के लिए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया क्यों दिन रात एक किए हुए है, जबकि जो उस समय भारत के सबसे ज्यादा टीआरपी वाले चैनल का मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ है, उसके लिए सिर्फ खानापूर्ति की गई थी। ईजीआई ने जैसे अर्नब गोस्वामी के समय आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोप का जिक्र किया था, अब उसने मोहम्मद जुबैर के सारे हिंदू फोबिया वाले ट्वीट का जिक्र क्यों नहीं किया? अगर ये संस्था पत्रकारों के हितों की बात करती है तो फिर इसे राष्ट्रवाद से क्या दिक्कत है? हिंदू एकता को ध्रुवीकरण का नाम देकर इसे क्यों भला बुरा कहा जा रहा है? सत्ताधारी पार्टी से इनकी क्या दुश्मनी है? असल में इनका काम पत्रकारिता है ही नहीं। इनका काम केवल कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर भाजपा विरोधी एजेंडा चलाना है और इसी के तहत ये तय करते हैं कि किस पत्रकार को मार भी डाला जाए तो चू नहीं करना है और किसे मच्छर भी काट ले तो देश दुनिया में हंगामा मचाना है। अब इनकी कोशिश होगी कि हर एक घटना के नैरेटिव का उर्दू और अरबी में अनुवाद करके अपने कतर के आकाओं को भेजे और उनसे बयान जारी करवाए और फिर से भारत के खिलाफ मुस्लिम देशों को उकसा के अपना प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाएं। जुबैर की गिरफ्तारी पर वामपंथियों ने छाती पीटना शुरू कर दिया है तो गुजरात में 2002 में भड़के दंगों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने वाली, लोगों के दर्द के खिलाफ आवाज उठाने का ढोंग करने वाली तीस्ता जावेद सीतलवाड़ के काले कारनामों का खुलासा होता चला जा रहा है। जेल की हवा खा रही इस महिला ने साबरमती एक्सप्रेस में सवार कार सेवकों को गुजरात में जिंदा जलाकर मारने के बाद हुई हिंसा को अपने स्वार्थ के लिए बुनाया। उसके बाद अब 20 साल बाद उसकी पूरी कहानी परत दर परत खुलती चली जा रही है। कभी तीस्ता के करीबी रहे रईस खान ने गुजरात दंगों के बाद तीस्ता की उन काली करतूतों का खुलासा किया है जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया।
रईस खान ने खुद इस बात का खुलासा किया कि तीस्ता की गिरफ्तारी उसी समय हो जानी चाहिए थी जिस वक्त उन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार करने वाली इस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। रईस और तीस्ता की मुलाकात 1992 में मुंबई दंगों के दौरान हुई थी, जब तीस्ता न्यूज़पेपर में रिपोर्टर थी। इसके बाद तीस्ता ने इस्तीफा देकर कॉम्बैट न्याय मंच नाम से एक एनजीओ बनाया। इसमें रईस ने तीस्ता की मदद की थी। फिर दंगों के बाद दोनों का संपर्क खत्म हो गया। फिर साल 2002 के गुजरात हिंसा के दौरान तीस्ता ने उनसे संपर्क किया और हिंसा पीड़ितों की मदद के नाम पर उनसे मदद मांगी। ऐसे में रईस ने इसे नेक काम समझते हुए तीस्ता को नरोदा, पाटिया, सरदारपुर आदि कई गांव के हिंसा पीड़ितों से उन्हें मिलवाया। बकौल रईस, तीस्ता ने पीड़ितों के नाम पर चंदा इकट्ठा किया और उनके नाम पर एफिडेविट बनवाकर एसआईटी और नानावटी कमीशन के सामने पेश किया। लेकिन इन सब के बीच रईस ने दावा किया है कि इस एफिडेविट में क्या लिखा था ये पीड़ितों को भी नहीं मालूम था। जब एफिडेविट और बयान में विरोधाभास सामने आया, तब जाकर खुलासा हुआ कि तीस्ता ने किस तरह पीड़ितों की मदद के नाम पर धोखाधड़ी की। इतना सब होने के बाद जब रईस ने तीस्ता से इस दंगों के नाम पर मांगे गए फंड से पीड़ितों की मदद करने की बात कही, तो सीतलवाड़ का कहना था कि बड़ी मुश्किल से उन्हें फंड मिलता है, उसमें से भी 50% फंड दिलाने वाले एजेंट ले लेते हैं। ऐसे में जो बचता है उसमें वो कहां से किसी को कुछ देंगी, क्योंकि उनके भी खर्चे बहुत होते हैं। फिर इसी चंदे में हेरफेर को लेकर रईस ने तीस्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन तीस्ता के राजनीतिक रसूख बहुत अधिक थे और पुलिस ने भी उनकी बहुत ऊंची पहुंच थी, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में तीस्ता की जालसाजी को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस अब भी अपनी राजनीति करने के लिए वो एक ऐसी महिला के समर्थन में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करती दिखाई दी जिसने ना जाने कितने बेगुनाहों को प्रताड़ित किया, कितने दंगा पीड़ितों को धोखा दिया और उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाया। ऐसी महिला को सजा दिलवाने के बजाय कांग्रेस उसके लिए छाती पीट रही है, क्योंकि पहला, तीस्ता सीतलवाड़ सोनिया गांधी की करीबी है और दूसरा, कांग्रेस के इशारे पर यह सब करवाया गया था। इसलिए अब जब तीस्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है तो कांग्रेस पार्टी को अपनी पोल पट्टी खुलने का डर सता रहा है, जिसकी वजह से यह सब तमाशा किया जा रहा है। कलयुग के इस दौर में मुजरिमों के लिए नरमी और बेगुनाहों के लिए सख्ती की मांग की जा रही है, लेकिन इसी बीच पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी अब खुलेआम सामने आ गई है। हाल में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी संजय पोपली के बेटे कार्तिक पोपली का मामला शांत हुआ ही नहीं था कि इसी बीच पंजाब पुलिस की बदतमीजी का एक वीडियो और सामने आ गया। पंजाब के डेराबस्सी में देर रात मुबारकपुर पुलिस थाना इंचार्ज एसआई बलविंदर सिंह ने कहासुनी के बाद एक महिला के पति को गोली मार दी। गुलमोहर सिटी के बाहर एसआई बलविंदर सिंह चेकिंग कर रहे थे। यहीं पर दो बहनें और उनमें से एक का पति आइसक्रीम खा रहे थे। इसी दौरान पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी आई, उन लोगों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। एसआई बलविंदर सिंह ने आकर पीड़ित की पत्नी के बैग की तलाशी देने को कहा तो पत्नी ने विरोध किया। इसके बाद पुलिस बदसलूकी करने लगी और उसे सड़क पर गिरा दिया। इसी दौरान उसके परिजन आ गए और विरोध करने लगे। ऐसे में बात बढ़ने के बाद एसआई बलविंदर सिंह ने फायर कर दिया, जो हितेश नाम के युवक के पैर पे जा लगी। चौंकाने वाली बात देखिए, पीड़ितों का आरोप है कि बदतमीजी करने वाले सभी पुलिसकर्मी नशे में थे। पीड़ितों को शक था कि पुलिस उन्हें झूठे केस में फंसा सकती है, इसीलिए उन्होंने बैग की तलाशी लेने का विरोध किया और गोली चलाने वाला एसआई बलविंदर सिंह नशे में पूरी तरह धुत था। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एसआई महिला को धक्का देते और उसे थप्पड़ मारता दिखाई दे रहा है। इसके बाद उसके परिजन पुलिस से भिड़ जाते हैं। भगवंत मान के राज में पंजाब की पुलिस ने इंसानों को इंसान समझना बंद कर दिया है। बिना लेडी कांस्टेबल के किसी महिला का बैग एसआई कैसे चेक करने पहुंच गया? कैसे उसने ड्यूटी करते हुए शराब पी ली? कैसे उसने महिला को थप्पड़ भी मार दिया? अब कहां है खुद को देश का बेटा बताने वाले अरविंद केजरीवाल? सुरक्षा पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब जिसे नागरिकों का रक्षक माना जाता है वही उनके लिए खतरा बन गया है। भगवंत मान के तो नशाखोरी के बहुत किस्से सामने आए, लेकिन जैसे एक लड़खड़ाने वाले नेता को पंजाब की कमान सौंपी है, वैसे ही नशे की लत वाले अफसर को कानून के रखवालों के तौर पर भर्ती कर लिया गया है, जिससे अब पंजाब की जनता को भी खतरा होने लगा है। ऐसी हरकतों के बाद इस तरह के पुलिस कर्मियों को तो बर्खास्त किया ही जाना चाहिए और ऐसे अफसरों को बढ़ावा देने वाली सरकार को भी इसके लिए सबक मिलना चाहिए और पंजाब की भलाई के लिए वहां जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए।
चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।